अपनी एक गलती की वजह से कौस्की की पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी। अपने माता पिता का साथ छूटने के बाद दर दर भटकती कौस्की की मुलाकात मलय से हुई, जो कोलकाता के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था और एक अजीब सी उलझन में फंसा हुआ था कि अगर उसकी कल तक शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा अनाथालय को जाने वाला था, जो कि उसके पिता हरगिज नहीं चाहते थे। कौस्की अपनी गोद में एक नन्ही सी जान को लिए कुछ गुंडों से जान बचाती भाग रही थी। तभी मलय से उसका एक बार फिर सामना हुआ। मलय ने उसकी जान बचाने की कीमत के रूप में 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्त रखी, जिसे सुन कौस्की सोच में पड़ गई। आखिर क्या फैसला लेगी कौस्की? आखिर किस गलती की इस वजह से कौस्की की जिंदगी तबाह हुई थी? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हावड़ा ब्रिज पर सरपट भागती एक पीली टैक्सी में बैठी कौशिकी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 साल की रूही उसके हालात और परेशानियों से अनजान उसके सीने से चिमटी हुई गहरी नींद में गुम थी। पता नहीं मेरे रघु के साथ घर छोड़कर जाने के बाद इस 1 साल में माँ बाबा के ऊपर क्या क्या बीती होगी। पता नहीं मुझे वापस अपने दरवाजे पर देखकर वो मुझे अपना पाएंगे या नहीं। ख्यालों की एक आंधी थी जिसमें 22 साल की कौशिकी पिछली रात से उलझी हुई थी। कुछ ही देर में जब वो अपने घर के सामने पहुंची तो नन्ही रूही को गोद में उठाए उसने कांपते हुए हाथों से डोरबेल बजाई। शाम का धुंधल का कुछ ऐसा था कि साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। आगे ही पल जब गेट खुलने की आहट हुई तो कौशिकी ने एकदम से तड़प से पुकारा, मैं वापस आ गई माँ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गेट खोलने वाली औरत पर पड़ी, उसके बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। लेकिन उस औरत ने उसे देखते ही पहचान लिया था। उसने कौशिकी को सिर से लेकर पैर तक एक नजर देखा और बोली, कौशिकी मजुमदार, मैं रूमा, ऐशो भीतरे ऐशो। कहते हुए उन्होंने कौशिकी को अंदर आने का इशारा किया। कौशिकी एक हाथ से रूही को खुद से लिपटाए और दूसरे हाथ में अपना एक बैग उठाए अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। उसने झिझकते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे? ये घर तो मिस्टर और मिसेस पार्थव मजुमदार का है ना? ये सुनते ही रूमा ने कुछ बुझी हुई सी आवाज में कहा, ये घर उनका था, लेकिन करीब 6 महीने पहले उन्होंने हमें ये घर बेच दिया है। ये सुनकर कौशिकी कुछ चौंक सी गई। बेच दिया? लेकिन ये घर बेचकर वो लोग कहाँ गए? अब रूमा की आंखें झिलमिला सी उठी। उसने हड़बड़ी से उठते हुए कहा, 1 मिनट, मैं अभी आई। कौशिकी को कंफ्यूज्ड छोड़कर वो अंदर कमरे में चली गई। कुछ ही देर में जब रूमा वापस आई तो उसके एक हाथ में एक बैग था। उसने वो कौशिकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिसेस मजुमदार, मुझे ये घर सौंपते वक्त आपके लिए ये बैग छोड़ गई थी। उन्हें यकीन था कि आप एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएंगी। इसके आगे वाले पॉकेट में आपके लिए एक लेटर है। कहते हुए रूमा की नजरें झुकी हुई थी। कौशिकी ने बिजली की तेजी से वो लेटर निकाला और जल्दी जल्दी उस लेटर पर नजरें दौड़ाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मलय तेजी से चंद्रिका निवास की पार्किंग से निकलना चाह रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर अभी शांतनु बाबू की नजर उस पर पड़ गई तो फिर उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। शांतनु बोस कोलकाता के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे। यूं तो उनके बिजनेस की ख्याति सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब फैली हुई थी। लेकिन पिछले 1 महीने से उनके सिर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अपनी मरी हुई माँ के वसीयत की इकलौती शर्त पूरा कर लेना। और वो शर्त अगर कोई पूरी कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ मलय ही था। मलय ने अपनी इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार का ऑटोमेटिक लॉक खोला ही था कि तभी हवेली के फर्स्ट फ्लोर से बोस बाबू की कर्कश आवाज गूंजी, मलय, कहाँ जा रहे हो? मलय के कदम वहीं ठिठक से गए। उसने गहरी सांस ली और पलट कर कहा, वो बाबा, मैं जरा कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन बोस बाबू ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा,
वहीं रुको। और फिर कुछ ही पलों में बोस बाबू मलय के ठीक सामने खड़े थे। उन्होंने गौर से उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए कहा, पता है ना, कल वसीयत में लिखा टेन्योर पूरा होने वाला है। माँ की विल के हिसाब से अगर तुमने कल तक शादी नहीं की तो बिजनेस और प्रॉपर्टी के 75% शेयर ट्रस्ट में चले जाएंगे। मलय ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, मुझे पता है बाबा। बोस बाबू ने इस बार अपनी आवाज कुछ और सख्त करते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिछड़े हुए प्रेम की वजह से शादी न करने की जिद में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, क्योंकि ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मेरी रात दिन की मेहनत, मेरा खून पसीना सब कुछ लगा चुका हूँ, जो तुम्हारी एक जिद के वजह से एक झटके में मेरे हाथों से फिसलने वाला है। मलय ने उनकी बात सुनकर कुछ खींच भरे अंदाज में कहा, लेकिन बाबा, मेरा दिल किसी से भी शादी के लिए राजी नहीं हो पा रहा है, तो इसमें। बोस बाबू ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए उसकी बात काटी और कहा, यहाँ अरबों की प्रॉपर्टी हाथ से निकलने वाली है और तुम अपना दिल लेकर बैठे हो। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मलय, या तो आज तुम कोई लड़की पसंद करो या फिर कल मैं अपनी पसंद की हुई लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कहकर बोस बाबू ने कंधे पर पड़े शॉल को एक झटके से खुद से लपेटा और तेज तेज कदमों से चलते हुए वहां से निकल गए। मलय ने अपनी कार में बैठकर गुस्से से एक जोरदार पंच स्टीयरिंग व्हील पर मारा और ख्यालों में ही अपनी दादी चंद्रिका जी से कहा, आपको पता भी नहीं है दादी कि आपने ये शर्त रखकर मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मलय की आंखें अपने आंसुओं को बर्दाश्त करने की वजह से सूख गई थी। इधर माँ का लिखा लेटर पढ़ते हुए कौशिकी बेआवाज रोती जा रही थी। रुमा ने आगे कहा, हमने ये घर खरीदने के 2 दिन बाद ही न्यूज में ये खबर पढ़ी कि मजुमदार दंपति ने रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे दी है। हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ये सुनकर कौशिकी पर जैसे कोई बम सा आ घिरा। अब वो हिचकियों में रो रही थी। उसने एक नजर रूही को देखा, जो अब भी उसके सीने से लगी गहरी नींद में थी। उसने रोते हुए ही बैग के दूसरे जिप खोले। देखा तो उसमें कौशिकी के सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे थे, लेकिन उसे ये दुख चैन से नहीं जीने दे रहा था कि माँ बाबा ने उसकी वजह से सुसाइड कर लिया। रुमा ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे पिताजी आज घर पे नहीं हैं, तो आप चाहे तो आज रात यहीं रुक सकती हो, लेकिन मैं इससे ज्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है उसके बाद इस मोहल्ले में शायद आपको कोई भी देखना नहीं चाहेगा। कहते हुए रुमा की नजरें झुक गई। तब कौशिकी ने शून्य में निहारते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे भी भुगतनी होगी। मेरे लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि मेरी एक नादानी ने मेरे माँ बाबा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आप बेफिक्र रहे, मैं आपको किसी धर्म संकट में नहीं डालूंगी। मुझे बस एक फोन कॉल करना है। रुमा कोने में पड़े लैंडलाइन फोन की तरफ इशारा करते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। कौशिकी ने रूही को वहीं सोफे पर लिटाया और फोन के पास आकर उसने एक नंबर डायल किया। वो नंबर और किसी का नहीं, बल्कि उसके पुराने नौकर देवदत्त अंकल का था। देवदत्त के घर फोन किसी और ने पिक किया और उसी की ज़बानी कौशिकी को ये पता चला कि देवदत्त इस वक्त ओली पब नाम के एक बार में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। फोन रखते ही कौशिकी ने जैसे मन ही मन डिसाइड किया, अब इस शहर में सिर्फ देवदत्त अंकल ही है जिनसे मैं किसी मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। मुझे उनसे अभी ही मिलना होगा। ये तय करके उसने रुमा को कुछ देर के लिए रूही को संभालने के लिए कहा और खुद ओली पब की तरफ बढ़ गई। पब पहुंचकर उसने बाहर खड़े गार्ड से देवदत्त के बारे में पूछा, तो उसने पार्किंग की तरफ इशारा करके देवदत्त को दिखाया। कौशिकी अगले ही पल देवदत्त के सामने थी। देवदत्त ने उसे अपने सामने देखा तो चौंक गया और बोला, कौशिकी बिटिया, आप? कौशिकी ने एक फीकी मुस्कुराहट से कहा, हाँ अंकल, मैं लौट आई हूँ। हालात ने इतनी बड़ी सजा दी है कि अब इस शहर में मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। आप प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने दीजिए। लेकिन अगले ही पल देवदत्त को जैसे सब याद आ गया हो।
उसने एकदम से उसे मुंह मोड़ते हुए कहा, माफ करना बिटिया, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, और अगर की तो ये मजुमदार साहब के नमक के साथ गद्दारी होगी, और मैं नमक हराम नहीं हूँ। वैसे भी मेरी खुद की भी बिटिया अब सयानी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि बिटिया के ऊपर आपका साया भी पड़े। कहकर देवदत्त वहां से आगे बढ़ने लगा, जबकि कौशिकी को देवदत्त की बातों ने जैसे तोड़ कर रख दिया। वो वही घुटने के बल बैठकर बिलखते हुए गुहारने लगी, अंकल प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पास सिर छुपाने का भी कोई आसरा नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैं कोई ना कोई वे आउट निकाल लूंगी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं कहां जाऊंगी। लेकिन देवदत्त ने उसकी एक नहीं सुनी और बार के अंदर चला गया। कौशिकी के सामने मानो जैसे गहरा अंधेरा छा गया। हे माँ, इतने बड़े शहर में मैं नन्ही सी रूही को कहां लेकर जाऊंगी, कोई तो रास्ता दिखाओ माँ। अभी वो खुद से कह ही रही थी कि तभी उसने अपने सामने खड़ी एक औरत को देखा। उस औरत ने कौशिकी को अजीब सी नजरों में घूरते हुए कहा, ए लड़की, अकेली है, कितनी परेशान दिख रही है, हमारे साथ चल, हम रहने के लिए छत भी दिलवाएंगे और रोजगार भी। कहते हुए उसने अपने पास ही खड़े गुंडे जैसे दिखने वाले दो मुश्तुंडों को पकड़ने का इशारा दिया। वो गुंडे कौशिकी की तरफ लपक ही रहे थे, तभी वहां एक रौबदार आवाज गूंजी, ए कौन है बे, पीछे हट। कहकर आने वाले शख्स ने उन गुंडों को धक्का देते हुए साइड किया और फिर कौशिकी का हाथ पकड़कर एक कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब मैं आ गया हूँ कौशिकी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। उस शख्स के साथ खींची चली जा रही थी। कौशिकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितने अपनेपन से उसने कौशिकी का नाम लिया था, उसके बाद ये लगता था कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है, लेकिन कौशिकी के लाख याद करने के बाद भी उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि वो इस शख्स से पहले मिली है या नहीं। उस शख्स का ऐसा रौबदार अंदाज देखकर वो औरत दोनों गुंडों के साथ वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, जबकि उस शख्स ने एक इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार में कौशिकी को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कौशिकी ने थरथराते हुए लहजे से कहा, जी मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं, और मुझे इस तरह यहाँ इस कार में क्यों लेकर आए। कहते हुए उसने उस शख्स का चेहरा देखा, जहां अब अपनेपन की जगह बेहद सख्त भाव उभर आए थे। उसने एक एक लफ्ज जैसे गुस्से से चबाते हुए कहे, मलय बोस। मलय बोस को ज्यादा सवाल सुनने की आदत नहीं है, और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत होगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें उस औरत से बचाया, वरना अगले कुछ घंटों में तुम सोनागाछी के किसी कोठे की रौनक बन चुकी होती। ये सुनकर कौशिकी के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से के भाव उभर आए थे, लेकिन उसने बर्दाश्त करते हुए कहा। मलय कौशिकी की इस बात पर कुछ देर के लिए बेजुबान हो गया। फिर उसने अगले ही पल अपने खास अंदाज में लौटते हुए कहा, हाँ मेरा स्वार्थ है, लेकिन बदले में तुम्हारा भी फायदा है। मैंने तुम्हें उस सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए सुना था, मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए सिर छुपाने का आसरा दे सकता हूँ। ये सुनकर कौशिकी कुछ चौंक सी गई। फिर उसने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, अब ये मत कहिएगा कि बदले में मुझे आपके किसी क्लाइंट को सर्विस देनी होगी। मलय उसके लहजे में छुपे जहर को महसूस करते हुए गुस्से में आ गया। उसने एकदम से कौशिकी की तरफ घूमकर अपनी हथेली में उसका जबड़ा दबोचते हुए कहा, मलय बोस अगर एक इशारा करे ना, तो कोलकाता की एक से एक खूबसूरत और मशहूर लड़कियां खुद उसके इशारे पर बिछने के लिए तैयार कर लेंगी। लेकिन मलय के काम करने का तरीका इतना घटिया नहीं होता, इसलिए आइंदा जो कुछ भी बोलना सोच समझ कर बोलना। कहते हुए मलय की आंखों में जैसे खून उतर आया था। एक पल को कौशिकी को लगा कि जैसे वो किसी जानवर के हत्थे चढ़ गई हो। उसके जबड़ों पर मलय की कसी हुई उंगली का जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। एक टक कौशिकी की आंखों में झांकते हुए मलय को उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को जैसे कुछ एहसास ही हुआ था। वैसे ही उसने एक झटके में अपने हाथ पीछे कर लिए।
फिर उसने स्टीयरिंग व्हील पर लगातार अपने पंच से टैप करते हुए कहा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तुम्हें कुछ अरसे रहने के लिए घर दूंगा, बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शादी? कौशिकी ने बिजली की तेजी से उसके शब्द दोहराए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मलय ने उसके हैरान चेहरे पर एक नजर डाली और फिर सामने देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन ये शादी कोई आम शादी नहीं होगी। कौशिकी ने कंफ्यूज्ड अंदाज में कहा, लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? एक ऐसी लड़की जिसका नाम ही आपने अभी कुछ मिनट पहले सुना है, उसे उम्र भर के लिए शादी जैसे बंधन में बांधने के लिए आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है आपकी? अभी कौशिकी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मलय ने उसे एकदम से टोकते हुए कहा, किसने कह दिया कि मैं तुमसे उम्र भर के लिए शादी के बंधन में बंधने जा रहा हूँ? उम्र भर के लिए शादी जैसे बंधन में बंधने के लिए मेरे पास एक से एक खानदानी और अमीर लड़कियों के ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें चुन रहा हूँ। वजह सिर्फ ये है कि मुझे ये शादी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर करनी है। एक बार फिर कौशिकी ने हैरान होकर मलय का चेहरा देखा। ये शख्स जब से मिला था तब से उसे हैरान किए जा रहा था। वो खामोश होकर बस उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी। मलय ने उसे आगे अपनी दादी माँ की शर्त के बारे में बताया और फिर बोला, कल 10 बजे तुम शादी के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाना। कौशिकी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बगैर मेरे बारे में कुछ भी जाने हुए आप इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं? वो मलय के प्रपोजल को लेकर काफी कंफ्यूज थी। मलय ने इस बार कुछ झुंझलाते हुए कहा, ये क्या इतना बड़ा फैसला लगा रखा है? ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी, जिसमें साफ तौर पे ये मेंशन होगा कि हमारा ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कागज पर होगा। असली जिंदगी में न तुम मेरे मामले में दखल दोगी और न मैं तुम्हारे मामले में। दुनिया की नजर में भले ही तुम मलय बोस की पत्नी रहोगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ सोचना भी मत। और कॉन्ट्रैक्ट के 1 साल पूरा होते ही तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होंगे। मलय की उतनी बातें सुनते हुए अब कौशिकी के मन में एक ही बात चल रही थी, लेकिन अगर इसे मेरे अतीत के बारे में पता चल गया तो फिर रूही का ख्याल आते ही कौशिकी जैसे एक पल में फैसला लेने को मजबूर हो गई थी। मलय ने उसे गहरी सोच में डूबते हुए देखा तो बोला, इतना मत सोचो मिस कौशिकी, तुम्हारे पास फिलहाल मेरे प्रपोजल से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। कौशिकी ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मिस्टर बोस, मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मलय ने ख्यालों में भी ये नहीं सोचा था कि कौशिकी उसके प्रपोजल को यूं ठुकरा देगी। उसे हैरानी के साथ गुस्सा भी आया। तब तक कौशिकी बाहर निकल चुकी थी। उसे जाते देखकर मलय को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ आया हुआ एक सुनहरा मौका छूट गया। ये ख्याल आते ही वो एकदम से बाहर निकलते हुए बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मुझे वजह बतानी पड़ेगी। कहते हुए उसने कौशिकी का हाथ जोर से जकड़ लिया था। कौशिकी के इनकार ने जैसे उसके मेल ईगो को बुरी तरह से हर्ट कर दिया था। एक अदना सी लड़की ने मलय बोस को नकार दिया, ये वो ख्याल था जिसे उसने कौशिकी को जबरदस्ती रोकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कौशिकी ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप मुझे वजह बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते मिस्टर बोस। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप अपनी शर्तों पर शादी कर सके। कौशिकी इतना कहकर वहां से निकल गई, जबकि मलय ने उसके जाते ही अपना मोबाइल निकाला और झट से एक नंबर डायल करके दूसरी तरफ मौजूद अपने आदमी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। वो कैसे भी करके इस लड़की को जाने नहीं दे सकता था। रघु दिल्ली के एक स्लम एरिया से निकलकर अपने शिकार की तलाश में निकल ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से यशपाल की करहाती हुई आवाज आई, अरे रघु भाई, एक भारी गड़बड़ हो गई है। रघु ने उकताए हुए अंदाज में कहा, अब क्या होगा भाई? तूने शादी के लिए लौंडिया मंगवाई, मैंने कलकत्ते से जुगाड़ कर लिया था। अब दूसरी चाहिए तो कीमत भी दुगनी लगेगी, पहले ही बता रहा हूं मैं। यशपाल ने उसकी बात सुनकर झुंझलाते हुए कहा, यहाँ तो मरने वाली हालत हो गई है भाई, तुझे दूसरी की पड़ी है।
वो तो लाई हुई लौंडिया कल मेरे सिर पर पीतल वाला लोटा मारकर मुझे जख्मी करके भाग गई। ये सुनकर रघु शॉक्ड रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या बात कर रहा है भाई? यशपाल ने आगे बताते हुए कहा, यही नहीं और तो और वो हराम की जनी अपने साथ साथ मेरी 1 साल की बेटी को भी अपने साथ उठा ले गई। रघु ने पूरी बात सुनकर कुछ देर के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, लौंडिया अगर पुलिस में गई होती तो अब तक पुलिस तेरे दरवाजे पर आ गई होती, लेकिन अब तक उधर शांति है, तो इसका मतलब तो ये है कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक हो ना हो ये भागकर वापस अपने घर ही आई होगी। तू फिक्र मत कर भाई, उसे वापस तेरे दरवाजे पर ला पटकने की जिम्मेदारी मेरी। मैं अभी सेठ के साथ आदमियों को कहकर काम पर लगता हूँ, तू बस खर्चा पानी तैयार रखियो मेरा। ओलीबार से लौटकर कौशिकी वापस रूमा के यहाँ आ पहुंची, लेकिन अब उसे चारों तरफ अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके आने पर रूमा ने बताया कि रूही थोड़ी देर के लिए उठी थी, लेकिन फिर से सो गई। कौशिकी ने सारी रात यूं ही हॉल में सोफे पर लेटकर गुजार दी। रात भर उसे आगे की जिंदगी की फिक्र ने सोने ही नहीं दिया था। आज ये लगभग दूसरी रात थी जब कौशिकी जगी हुई थी। उसने कोने में बने छोटे से मंदिर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने मन ही मन हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी एक गलती की सजा मैं कब तक भुगतूंगी भगवान जी। अब तो मुझ पर मेरे साथ साथ इस नन्ही रूही की भी जिम्मेदारी है। कहीं से कोई तो राह निकालो कि मैं फिर से अपनी चैन सुकून भरी जिंदगी में वापस लौट सकूं। सोचते सोचते न जाने कौन सा पहर था जब कौशिकी की आंख लग गई। उधर सुबह चंद्रिका निवास में मलय भी रात भर भूखता रहा। सुबह नाश्ते की टेबल पर जाने से पहले ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मलय ने उकताए हुए अंदाज में कहा, दरवाजा खुला है। अगले ही पल उसके कमरे में उर्मी जी मौजूद थी। उसने एक भीगी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए हुए कहा। उर्मी जी ने अपनी पल्लू में बंधा चाबियों का गुच्छा कंधे पर ठीक से टिकाते हुए उसके पास बैठकर कहा, क्यों, क्या अब एक माँ अपने बेटे को देखने के लिए उसके कमरे तक भी नहीं आ सकती? मलय ने साइड टेबल पर रखी भरी हुई ऐश ट्रे छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकती, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं आ जाता। तब उर्मी जी ने उसके बालों में प्यार से उंगली फेरते हुए कहा, देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है, लेकिन तू अपनी पापा की जगह पर खुद को रख कर सोच। एक छोटी सी शर्त की वजह से अरबों की प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में चली जाए, ये अच्छा लगता है क्या? ये सुनकर मलय ने इरिटेट होते हुए अपने सिर से उनका हाथ हटाकर कहा, छोटी सी शर्त? माँ अब तो सब जानती है, मेरे लिए ये कोई छोटी सी शर्त नहीं है। बाबा मुझसे मेरी जिंदगी मांग लेते, मैं हंसते हंसते दे देता, लेकिन शोभना के बाद किसी और से शादी मेरे लिए तिल तिल मरने जैसा है। उर्मी जी ने उसे अफसोस से देखते हुए कहा, लेकिन बेटा, जाने वाले के साथ तो चले नहीं जाते ना। शोभना के बाद भी तो नई जिंदगी शुरू की जा सकती है, तो फिर इस वक्त क्यों नहीं? लेकिन मलय के पास एक माँ ही थी जो उसकी बातें समझती थी, इसलिए उसने किसी जिद्दी और हारे हुए बच्चे की तरह कहा, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसा दादी का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ऐसी शर्त रख दी। वो भी तो ये जानती थी ना कि मैं शोभना के बाद अब किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अपने प्यारे पोते के साथ। तब उर्मी जी ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, क्योंकि तेरी दादी ये अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने तुझे ऐसी किसी शर्त में नहीं बांधा तो तू कभी भी शादी नहीं करेगा। तो अब ये जिद छोड़ और बता मुझे, तूने उस मैरिज ब्यूरो से आए रिश्ते में से किसी को फाइनल किया? याद है ना, तेरे पास सिर्फ आज का दिन है। मलय ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि खामोशी से वही अपने कमरे की बड़ी सी विंडो के सामने जाकर खड़ा हो गया। उर्मी जी कुछ पलों तक उसे देखती रही और फिर भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, किस्मत के लिखे कुछ फैसले मान लेने में ही सबकी भलाई होती है मलय, वरना किसी एक की बगावत का हर्जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तेरे बाबा ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तूने वक्त रहते शादी नहीं की तो वो तेरे साथ साथ मुझे भी इस घर से जाने के लिए मजबूर कर देंगे।
उन्होंने डिवोर्स के पेपर तैयार कर लिए हैं। कहकर वो अपने आंसुओं को रोकते हुए तेजी से कमरे से बाहर चली गई, जबकि मलय शौक की हालत में वहीं खड़ा रह गया। सुबह कौशिकी की आंख रूमा के पूजा करने की आवाज से खुली। कौशिकी झट से उठकर पहले खुद फ्रेश हुई और फिर उसने रूही के कपड़े चेंज कर उसको फीड कराया। तब पूजा के बाद रूमा कौशिकी के पास आकर बैठते हुए कहती है, अब कुछ ही देर में मेरे पति आने ही वाले होंगे और ज्यादा देर हो गई तो कहीं मोहल्ले वाले भी तुम्हें यहाँ देख न ले। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है। कौशिकी ने उसे मान से देखते हुए कहा, रूमा जी, आपने मेरी जितनी मदद कर दी है मेरे लिए उतनी ही काफी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और ना ही ये चाहूंगी कि आप मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंसे। मैं अभी ही निकल जाती हूँ। रूमा ने उसे कुछ अफसोस से देखा और मुट्ठी में बंद कुछ रुपए उसकी हथेली पर रखते हुए बोली, मिस्टर एंड मिसेस मजुमदार बहुत ही भले लोग थे। ये घर भी उन्होंने हमें काफी किफायती दामों में बेचा। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आपकी और ज्यादा कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। कौशिकी का जी चाह रहा था कि वो रुपए उसे वापस कर दे, लेकिन न चाहते हुए भी उसने वो पैसे रख लिए। अभी वो जवाब में उसे शुक्रिया कहने ही जा रही थी कि तभी मेन गेट पर इतनी जोर का शोर होने लगा जैसे कोई दरवाजा खुलवाना नहीं बल्कि तोड़ना चाहता हो। कौशिकी की आंखों में डर और हैरानी के भाव उतर आए, जबकि रूमा भी कुछ परेशान होते हुए बोली, इतनी सुबह सुबह यूं पागलों की तरह गेट कौन खटखटा रहा है? दोनों ने चौंकते हुए खिड़की की जीरी से झांक कर देखा। रूमा ने उन्हें पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, कौन है ये लोग? जबकि न जाने क्यों कौशिकी को उन लोगों को देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने एकदम से जल्दी जल्दी सारे बिखरे सामान अपने बैग में ठूसे और रूही को दबोचकर पीछे आंगन की तरफ से चली आई, जबकि रूमा ने अंदर वाला दरवाजा खोलकर झांकते हुए कहा, के आछे, ऐसे दरवाजा क्यों पीट रहे हो आप लोग? रूमा को देखकर उन दोनों लोगों में से एक ने कहा, एक 22-23 साल की लड़की यहाँ आई है क्या? उसके साथ 1 साल की बच्ची भी है। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि कौशिकी को भी सुनाई दे गई। कौशिकी को लगा कि जैसे अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसका कलेजा धोखनी की तरह चलने लगा, जबकि उधर रूमा ने रौब भरी आवाज में कहा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया है और ये शरीफों की कॉलोनी है। आप लोग ऐसा हल्ला हंगामा मत कीजिए। रूमा की बात सुनकर उन दोनों ने रूमा को घूरते हुए देखा और फिर वापस लौटने को हुए। तभी बाहर आंगन में सांस रोके खड़ी कौशिकी को गोद में दुबकी रूही को सामने एक बिल्ली दिख गई। उसने खुश होते हुए एकदम जोर की आवाज में बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊ, म्याऊ। और यही वो पल था जब पलटे वो गुंडे ने भी आवाज सुनी और एकदम से एक बार फिर दरवाजे की तरफ आकर बोले, अरे मैडम, ये आवाज? रूमा को एकदम से समझ में नहीं आया कि वो उन गुंडों से क्या कहें, लेकिन तब तक उसे संभालने का भी मौका नहीं मिला और गुंडे उसे धकेलकर अंदर घुसते चले आए। रूमा वहीं पर दम साधे खड़ी की खड़ी रह गई। गुंडे कुछ ही देर में आंगन से वापस लौटते हुए बोले, सॉरी मैडम, बिल्ली थी, हमें लगा कि। कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल गए, जबकि रूमा अभी तक ये सोचकर हैरान थी कि आखिर आंगन में खड़ी कौशिकी उन गुंडों को नजर कैसे नहीं आई। उन गुंडों के जाते ही रूमा ने आंगन में जाकर देखा तो वहां कौशिकी नहीं थी। कोने में पड़ी सीढ़ी को देखकर रूमा को ये अंदाजा हो चुका था कि कौशिकी वहां से निकल चुकी है। कौशिकी एक हाथ में अपना बैग पकड़े और दूसरे हाथ में रूही को संभालते हुए वहां से तेज तेज भागती जा रही थी। उसने अपने दुपट्टे से खुद को और रूही को इस तरह ढक रखा था कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। अभी वो कॉलोनी की सड़क से निकलकर मेन रोड पर आई ही थी कि तभी दूसरी तरफ से बाइक पर उन गुंडों को आता देखकर कौशिकी का दिल धक्के से रह गया। उसे लगा कि अब उसे उन गुंडों के हत्थे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो उसी चाल से आगे बढ़ती जा रही थी कि वो बाइक धीरे धीरे रुकती हुई उसके करीब आने लगी थी। कौशिकी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे लग गया था कि अब उसे उस नर्क में वापस लौटना ही होगा। कौशिकी आंखें बंद किए वहीं सड़क पर खड़ी थी। तभी उसके कानों में गाड़ी रुकने की तेज आवाज आई।
एक झटके से किसी ने उसके हाथ से रूही को छीना और अगले ही पल उसकी बाह पकड़कर उसे कार के अंदर खींचने लगा। कौशिकी ने एक झटके में आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कोई बाइक नहीं बल्कि कार खड़ी थी और उस कार में बैठा हुआ शख्स रूही को अपने गोद में संभाले हुए था और उसने अगले ही पल कौशिकी को भी कार के अंदर खींच लिया। उस आदमी ने अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए कौशिकी को उसकी आंखों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने एक झटके में रूही को उसकी हाथों से छीनकर बाहर की तरफ निकलना चाहा, लेकिन तब तक कार का दरवाजा बंद हो चुका था और कार तेजी से आगे की तरफ बढ़ गई। कौशिकी सामने का नजारा देखकर और भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने कार की खिड़की से झांककर देखा तो वो बाइक पर सवार दोनों गुंडे हैरानी से कार की तरफ देखे जा रहे थे। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या था। कौशिकी ने एक बार फिर से रूही को उस शख्स के हाथ से छीनने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे थोड़ी और हैरानी हुई कि उस शख्स ने उसे रूही को बेहद आराम से ले लेने दिया और इसके साथ ही उस शख्स ने एक हाथ से अपने चेहरे पर लगा नकाब भी नीचे किया और एक गहरी सांस लेकर सीट की बैक पर अपनी पीठ टिका लिया। जैसे ही कौशिकी की नजर उस पर पड़ी, उसके मुंह से बरबस निकला, आप? उसके सामने इस वक्त और कोई नहीं बल्कि मलय बोस मौजूद था। मलय ने उसे इस तरह हैरान होते हुए देखा तो बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त मुझे थैंक्स कहना चाहिए? कौशिकी ने हिचकिचाते हुए कहा, आई मीन थैंक्स, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? मलय ने एक खास अंदाज में अपने कॉलर में फंसा गॉगल्स निकाला और उसे अपनी आंखों पर टिकाते हुए बोला, इट्स ओके, लेकिन इस वक्त तुम्हें कोई सवाल जवाब करने के बजाय मेरे एहसान का बदला चुकाने के बारे में सोचना चाहिए। तो बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शर्तों पर शादी करने के लिए तैयार हो? उधर चंद्रिका निवास में डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे बोस बाबू ने उर्मी जी को सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा लाडला? आज नाश्ते पर न आने की वजह से उसके सिर पर टंगी तलवार उतारी नहीं ली जाएगी। उर्मी जी ने उन्हें नाश्ता परोसते हुए नजरें झुकाते धीरे से कहा, वो सुबह ही किसी जरूरी काम से निकल गया था। बोस बाबू ने हुंकार भरते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ कि ये जरूरी काम उसकी शादी ही हो। उर्मी जी मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना करते हुए बोली, हे माँ दुर्गा, प्लीज मलय आज चाहे किसी से, लेकिन किसी से शादी कर लौटे। बोस बाबू ने नाश्ता करते अपने वकील को कॉल करते हुए कहा, अग्रवाल साहब, आप बस पेपर रेडी रखिए, आज इस मामले को निपटाना ही होगा। आज किसी भी कीमत पर मलय की शादी होकर रहेगी। कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया और फिर नाश्ता निपटाने लगे। इधर बाइक वाले गुंडे वापस अड्डे पर लौटकर रघु को कॉल लगाकर कहते हैं, बॉस, हम वो घर और मोहल्ला दोनों छान कर आए, लेकिन वो लड़की और वो बच्ची कहीं नहीं मिली। ये सुनते ही रघु ने कुछ झुंझलाते हुए कहा, सालो, वो वही होगी। हरियाणा और कलकत्ता के अलावा लौंडिया ने कहीं और की सड़कें नहीं देखी है, तो वो कहीं और जाने का खतरा कैसे मोल ले सकती है? तुम लोग अभी वही नजरें जमाए रखो, कोई भी क्लू मिले तो मुझे फौरन कॉल करना। अभी उन गुंडों की तरफ से कोई जवाब आता ही है कि तभी रघु को कॉल वेटिंग की बीप सुनाई देती है। उसने कान से फोन हटाते हुए स्क्रीन पर देखा तो वहां पर यशपाल का नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने फौरन कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाँ यशपाल भाई, नहीं, लौंडिया का कुछ पता नहीं चल पाया है। मेरे आदमी कह रहे हैं कि वो कलकत्ता अपने घर नहीं पहुंची, लेकिन आप फिक्र ना करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर निकाल लूंगा। उधर से यशपाल ने धमकी भरे आवाज में कहा, देख रघु, उस लड़की के मैंने तुझे पूरे 10 लाख दिए हैं और अब उन 10 लाख के साथ साथ मेरी बेटी भी उसके साथ है, तो लौंडिया तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लेकिन यशपाल का ऐसा धमकी भरा लहजा सुनकर न जाने क्यों रघु को भी कुछ गुस्सा सा आ गया। उसने कुछ तैश में आते हुए कहा, 10 लाख तुमने मेरी शक्ल देखकर नहीं यशपाल भाई, उस कच्ची उम्र की लड़की की जवानी देखकर दिए थे। और भाई ऐसा है कि मैंने तेरी लौंडिया न भगवा दी, तू मर्द बंदा था तो निपटा देना था ना उसे, अब मुझ पर कैसे रौब जमा रहा है? रघु को ऐसे तैश में आते देखकर यशपाल ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, भाई गुस्सा मत हो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि लौंडिया की मिल जाने में हम दोनों की भलाई है,
इसलिए उसे ढूंढकर निकालना ही होगा, वरना कहीं अगर उसने जरा भी हिम्मत की और पुलिस के पास पहुंच गई तो फिर भाई मेरी तो बेटी ही उसके पास है, लेकिन तेरा तो पूरा गैंग ही दांव पर लगा है। बस यही बात थी। रघु ने भी फिर नरम पड़कर 2-4 इधर उधर की बातें की और फिर यशपाल को दिलासा देते हुए बोला, वैसे मेरा कोई गैंग दांव पर नहीं लगा है भाई। बॉस के आदमियों की पहुंच इतनी है कि मुझे सेफ रखने के लिए उनका इशारा ही काफी है, तो तू मेरी फिक्र न कर, बाकी लौंडिया तो मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। उधर मलय के सवाल ने कौशिकी को जैसे अतीत के दिनों में धकेल दिया। ऐसे ही रघु ने भी तो उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और फिर एक दिन सोचते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने एकदम से कहा, मैं आपको जवाब दे चुकी हूं और वो कभी नहीं बदलने वाला। कौशिकी की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। ये सुनते ही मलय ने ड्राइवर को कहा, अक्षय, कार को वापस उन बाइक वालों के पास ले जाओ। हमें इन मैडम को इसकी बच्ची समेत उन गुंडों के हवाले करके वापस घर जाना है। ये सुनकर कौशिकी सन्न रह गई। तब मलय ने उसके एक्सप्रेशन नोट करते हुए कहा, तुम्हारे पास 15 मिनट का वक्त है, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं। मलय की बात सुनकर कौशिकी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इसकी बातें मत सुन कौशिकी, एक बार यूं ही तूने रघु पर अंधा भरोसा करके इतना बड़ा नुकसान उठाया, फिर से अगर तू वही गलती करेगी तो तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। लेकिन अगले ही पल जैसे दिल ने आवाज दी, कौशिकी, तब और अब में बहुत फर्क है और अभी तू अकेली नहीं है, रूही भी तेरे साथ है। एक बार फिर से अगर लौटकर तुझे वापस उसी नर्क में जाना पड़ा तो तू शायद फिर वहां से कभी वापस नहीं लौट पाएगी। दिल और दिमाग की इस बहस के बीच कब 10 मिनट बीत गए कौशिकी को पता भी नहीं चला। लेकिन मलय अपने वक्त का बेहद पक्का था। उसने ठीक 15 मिनट होते ही ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया और फिर झुककर कौशिकी की तरफ दरवाजा खोलते हुए बोला, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब बताओ मुझे, तुम मेरे साथ शादी के लिए जाना चाहती हो या फिर उन गुंडों के हत्थे चढ़ना चाहती हो? कौशिकी ने रूही के सिर पर हाथ फेरकर अपना तुरुप का पत्ता फेंकते हुए कहा, आपकी शर्त न मानने की वजह और कुछ नहीं, बल्कि ये बच्ची है। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। अब भला क्या कोई भी फैमिली ये चाहेगी कि उनके घर की बहू की गोद में पहले से ही एक बच्चा हो? ये सुनकर मलय कुछ देर के लिए खामोश हो गया और उसे इस तरह खामोश देखकर कौशिकी ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब मलय की शर्त वाला खतरा उसके सिर से उतर चुका है। कौशिकी अपना पासा फेंक कर अब खामोश थी और मलय के बोलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन मलय जैसे गहरी सोच में डूबा हुआ था। तब कौशिकी ने एक बार फिर डोर हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा, आपने मुझे उन गुंडों से बचाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। अब मैं जाती हूँ। लेकिन मलय ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जाओगी तुम और कब तक जाओगी? जिस तरह से वो गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आज या कल तुम्हें उनके हत्थे चढ़ना ही होगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम उनसे कैसे भागती रहोगी, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ज्यादा देर और ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगी। कौशिकी एक बार फिर से ठिठक सी गई थी। मलय ने जो कुछ भी कहा था, एक एक शब्द सही था। जिस तरह से रघु के गुंडे उसके पीछे पड़े थे, ऐसे हालात में उसका बहुत देर तक बच पाना मुश्किल था। मलय ने उसे ऐसे ठिठकते हुए देखा तो फिर आगे कहा, रहा सवाल तुम्हारी इस बेटी का, तो अगर तुम चाहो तो मैं इसका भी कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे एक भरोसेमंद एम्प्लॉय की वाइफ खुशी खुशी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएगी। और यही नहीं, तुम जब चाहो अपनी बेटी से मिल सकती हो। यकीन मानो, अभी के लिए इस हालात में तुम्हारे लिए इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। मलय की बातों में कुछ तो ऐसा था जिसने कौशिकी को अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसके दिल और दिमाग में जैसे एक जंग सी छिड़ गई थी। तू आखिर क्या सोच रही है कौशिकी? तुझे बगैर एक सेकंड गवाए उस आदमी का प्रपोजल मान लेना चाहिए। और फिर जब ये खुद कह रहा है कि ये शादी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, तो फिर तुझे किस बात की चिंता है? 1 साल का वक्त मिलेगा तुझे ये सोचने के लिए कि अब आगे जिंदगी में क्या करना है। तभी जैसे दिमाग ने कहा,
कुछ घंटे पहले मिलने वाले इस शख्स पर इतना यकीन कैसे कर सकती है तू? जबकि महीनों की जान पहचान वाला रघु ऐसी ही लॉजिकल बातें करके तुझे घर से भगा ले आया था। और फिर याद है ना उसके बाद तेरे साथ क्या क्या हुआ? ये ख्याल आते ही कौशिकी एक बार फिर से मलय को इनकार करने ही वाली थी कि तभी भूख की वजह से रूही जोर जोर से रोने लगी थी। रूही को इस तरह भूख से बिलखते देखकर उसने जल्दी से अपने साथ टंगे हुए बैग में हाथ डाला, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसके पास रूही को खिलाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। अभी उसने वहां से निकलकर रूही के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के बारे में सोचा ही था कि तभी सामने से बाइक पर सवार वही दो गुंडे एक बार फिर से आते हुए दिखे। रूही के रोने की आवाज इतनी तेज थी कि सारी खिड़की दरवाजे लॉक होने के बाद भी बाहर से आसानी से सुनाई दी जा सकती थी। कौशिकी को लगा कि किसी कार के बगल में गुजरते हुए इस बाइक सवार रूही की आवाज पक्का सुन लेंगे। ये ख्याल आते ही उसने एकदम से घबराकर मलय से कहा, मिस्टर बोस, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, प्लीज गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ाइए। इन गुंडों ने अगर रूही के रोने की आवाज सुनी तो पक्का मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौशिकी के लहजे में गिड़गिड़ाहट थी, जिसे सुनते ही मलय के फिक्रमंद चेहरे पर एक मुस्कुराहट से बिखर आई। उसने ड्राइवर को इशारा किया और बोला, म्यूजिक सिस्टम की वॉल्यूम फुल कर दो। और फिर खुद बैक सीट से पीठ टिकाकर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुमने सही वक्त पर सही फैसला लिया मिस कौशिकी। ड्राइवर ने मलय के इशारे पर कार आगे बढ़ा दी और वह गुंडे उनकी कार के बगल से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। लाउड म्यूजिक सुनकर रूही भी चुप हो गई थी। कुछ ही देर के बाद वो लोग मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर कौशिकी अभी कार से उतर ही रही थी कि तभी सामने से एक 35-36 साल की लेडी ने आते हुए कहा, सर, जैसे ही आपका मैसेज मिला मैं वैसे ही घर से निकल गई थी। फिर उसने कौशिकी की तरफ देखते हुए अपने बैग से एक फीडर निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए, बल्कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप अंदर फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, मैं तब तक बेबी को फीड करा देती हूँ। कौशिकी मन ही मन मलय के इंतजाम की कायल हो गई थी, लेकिन एक झिझक थी जो अभी भी उसे रूही को उस औरत के हवाले करने से रोक रही थी। मलय ने जैसे ही ये झिझक उसकी आंखों में महसूस की, वैसे ही जल्दी से कहा, हम ऑलरेडी 1 घंटे लेट हो चुके हैं, मेरा यकीन करो, रोशनी तुम्हारी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखेगी। ये सुनकर कौशिकी ने धीरे से रूही को रोशनी की तरफ बढ़ा लिया। कौशिकी ये देखकर हैरान रह गई कि रोशनी ने रूही को अपनी गोद में लेते ही एकदम से अपने गले से लगा लिया, जैसे कि वो बरसों से किसी बच्चे के लिए तड़प रही हो। मलय ने अक्षय को डॉक्यूमेंट्स निकालने का कहकर रोशनी से कहा, तुम अंदर कार में बैठकर ही बच्ची का ध्यान रखो, हम लोग अंदर से होकर आते हैं। कहकर उसने कौशिकी को अपने साथ आने का इशारा किया और रजिस्ट्रार के कैबिन की तरफ बढ़ गए। सारे इंतजाम पहले से ही किए जा चुके थे, इसलिए सिर्फ कुछ ही देर में मलय और कौशिकी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के सारे प्रोसीजर पूरे हो गए थे। पेपर्स पर साइन करते हुए कौशिकी का दिल आने वाले पलों को सोचकर ही काफी घबराया हुआ था। यहाँ तक कि साइन करते करते भी वह एक अजीब सी दुविधा में थी कि वो जो कुछ भी करने जा रही है, इसका अंजाम न जाने क्या होने वाला था। लेकिन अपने किस्मत में लिखे इस मसले को उसे झेलना ही था। वो यहाँ से पैर पीछे करके नहीं जा सकती थी। बस यही सोचकर उसने एक झटके में उन पेपर्स पर साइन कर दिया। इस वक्त मलय भी काफी रिलैक्स्ड दिख रहा था। तभी अक्षय ने आकर कहा, सर, वो बार बार बोस बाबू का कॉल आ रहा है। तब मलय ने कॉलर से अटके हुए गॉगल्स को निकालकर अपनी आंखों पर लगाया और कहा, बाबा को कह दो कि मलय ने उनकी सबसे बड़ी टेंशन हल कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलकर सारे ही लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ पहुंचे थे। तब मलय के इशारों पर अक्षय ने एक बड़ा सा शॉपिंग बैग कौशिकी की तरफ बढ़ा दिया। कौशिकी ने कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में सवालिया नजरों से मलय की तरफ देखा। तब मलय ने कहा, तुम बोस फैमिली की बहू बन चुकी हो, मेरे घर वालों को तो कम से कम ऐसा लगना चाहिए। तो ये साड़ी और कुछ ज्वेलरी है, तुम चेंज कर लो, फिर हम घर चलेंगे। कौशिकी ने हारे हुए अंदाज में अक्षय के हाथों से वो पैकेट लिया और एक नजर रूही पर डाली, जो कि फीड करने के बाद अब रोशनी की गोद में चैन की नींद सो रही थी। कुछ ही देर में जब कौशिकी चेंज करके लौटी, तब रोशनी ने एकदम खुश होते हुए कहा, खूब भालो। रोशनी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर
जहाँ कौशिकी कुछ पजल्ड सी हो गई, वहीं मलय की नजरें भी उसकी तरफ उठ गई। लाल रंग की महंगी बनारसी साड़ी में कौशिकी वाकई दुल्हन की तरह लग रही थी। कमर तक आते ब्राउन कर्ली हेयर्स और खिंची खिंची सी तरेरी हुई आंखों में काजल की हल्की सी डोरी उसे एक बेहद खूबसूरत लुक दे रही थी। तभी उसके चेहरे को गौर से देखते हुए मलय को जैसे कुछ एहसास हुआ। उसने इरिटेट लहजे में कहा, मिस कौशिकी, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मलय को ऐसे टोकते हुए सुनकर कौशिकी कुछ हिचकिचा सी गई। उसने कुछ कंफ्यूज्ड लहजे में कहा, क्या कर दिया मैंने? तब मलय ने उसके हाथ में वो शॉपिंग बैग लेकर उसके अंदर कुछ ढूंढते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कहते हुए जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बिया थी। उसने वह डिब्बिया कौशिकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतनी इंपॉर्टेंट चीज तुम कैसे भूल सकती हो? बोस बाबू तुम्हारे और मेरे शादी के पेपर्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले उन्हें तुम्हारी सुनी मांग ही नजर आएगी और उन्हें एक झटके में अंदाजा हो जाएगा कि हमारी शादी में जरूर कोई ना कोई झोल है। इसलिए लो और इसे लगा लो। कौशिकी ने खामोशी से वो डिब्बिया लेकर खोली और उसमें से एक चुटकी सिंदूर निकालकर सामने की मांग पर रख लिया। लेकिन इस बार मलय कौशिकी की इस हरकत पर एकदम से झुंझलाते हुए बोला, इतनी भोली नहीं हो तुम, इतना दिखने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि शादी वाले दिन बंगाली ब्राइड कैसे सिंदूर लगाती है? कहकर मलय ने सिंदूर की डिब्बिया अपनी हथेली पर उड़ेल ली और एकदम से कौशिकी के माथे पर भर दिया। ये देखकर रोशनी ने हल्के से क्लैपिंग करते हुए कहा, अब जाकर असली वाली दुल्हन का रूप आया है। जबकि मलय की इस हरकत पर कौशिकी जैसे कुछ सोच में पड़ गई। अब इस हालात में उसे एक एक करके वो सारे सीन याद आ रहे थे जो पिछले 1 साल में उसके साथ हुए। उसे याद आया था जब यशपाल की माँ ने उसे शादी की रस्म पूरी करने के लिए कहा था, तो यशपाल उनकी बात टालकर कैसे उसे सीधे कमरे में लेकर चला गया था। उसके बाद से यशपाल की माँ के कहने पर उसे दुनिया को दिखाने के लिए हर दिन सिंदूर लगाना पड़ता था। लेकिन शादी की कोई रस्म करने के बारे में ना तो यशपाल को कभी ख्याल आया और ना ही उसकी माँ को। और इस तरह वो पूरे 1 साल यशपाल की बिन ब्याही पत्नी के रूप में जिंदगी गुजारने लगी। हालांकि ये एक तरह से ठीक ही हुआ था कि यशपाल ने उससे शादी नहीं की थी। कौशिकी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मलय ने उसे टोकते हुए कहा, अभी यही रहने का इरादा है या घर भी चलोगी? मलय की बातें सुनकर कौशिकी ने एक बेबसी सी भरी नजर से देखा। तब मलय ने कहा, मिस कौशिकी, ये मलय बोस का वादा है कि मैं तुम्हारी बेटी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। मुझे रोशनी पर पूरा भरोसा है, वो रूही का अच्छे से ख्याल रखेगी, इसलिए इस बारे में तुम परेशान ना हो तो बेहतर है। कौशिकी ने धीरे से मलय की बात पर हामी तो भर दी, लेकिन इस 1 साल में रूही से उसकी कुछ ज्यादा ही ममता जुड़ गई थी। यही वजह थी कि जाने के लिए अपने कदम बढ़ा चुकी कौशिकी एकदम से पलटकर रोशनी के पास आई और रूही को झपट कर अपनी गोद में ले लिया। फिर उसे बेतहाशा चूमते हुए मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ ये सब कुछ हम दोनों के लिए मुश्किल होगा मेरा बच्चा, लेकिन अभी हालात की डिमांड कुछ ऐसी है कि शायद यही फैसला हम दोनों के लिए सबसे बेहतर है। मम्मा तुमसे मिलने आती रहेगी रूही। कहकर वो कुछ देर यूं ही उसे निहारती रह गई। तब रोशनी ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला, पिछले ही महीने एक बीमारी में मैंने अपनी 6 महीने की बेटी खो दी है मैम। इसलिए मुझे पता है कि अपने बच्चे से दूर होने का क्या दुख होता है, और इसलिए भी आप बेफिक्र रहिए। मैं रूही को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगी, क्योंकि जब इसे देखती हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे मुझे मेरी यीशु वापस मिल गई है। कौशिकी ने यह सुना तो कुछ पल के लिए शॉक रह गई। उसने मन ही मन कहा, हे माँ दुर्गा, हम जब दूसरों के दुख के बारे में नहीं सुनते तब तक हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा दुख ही सबसे बड़ा है, लेकिन तेरी दुनिया में कैसे कैसे दुख भरे पड़े हैं, और उस पर यह कि उन दुखों को सहने वाले लोग फिर भी हंसते मुस्कुराते हैं। भला रोशनी को देखकर कौन कह सकेगा कि ये अभी अभी इतना बड़ा दुख झेल कर आई है। सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और रूही को रोशनी की गोद में देते हुए बोली,
मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जितने भी फैसले लिए सब के सब गलत ही लिए हैं, लेकिन रूही को पाकर उन फैसलों का दुख काफी कम सा हो गया था। आज हालात ऐसे हैं कि मुझे इससे दूर होना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी फिक्रमंद हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप रूही का अच्छे से ख्याल रखोगी। रोशनी ने रूही को प्यार से थामते हुए कहा, आपकी अमानत मेरे पास अच्छे से रहेगी मैम, आप बेफिक्र रहिए। कौशिकी भीगी आंखें और भीगा मन लेकर मलय के साथ कार में बैठी। उधर चंद्रिका निवास में बोस बाबू को जैसे ही अक्षय ने फोन पर मलय की शादी का बताया, वैसे ही उन्हें चैन की सांस आई। फिर उन्होंने उर्मी जी से कहा, वैसे तुम्हें कुछ पता है कि फाइनली किसे सिलेक्ट किया है उसने शादी के लिए? उर्मी जी ने इनकार करते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस इसी बात के लिए खुश हूं कि मलय ने शादी कर ली। उनके लहजे में गजब का सुकून था। तब बोस बाबू ने टेबल पर पड़ी फाइल से कुछ पेपर्स निकालते हुए कहा, अब जब मलय ने शादी कर ही ली है तो मैं तलाक के इन पेपर्स को फाड़ देता हूं। कहकर बोस बाबू ने वो पेपर्स टुकड़े टुकड़े कर दिए। न जाने क्या सोचकर उर्मी जी की आंखों में आंसू छलक आए थे। उन्होंने रूधे हुए गले से पूछा, वैसे मुझे एक बात पूछनी थी। बोस बाबू ने उन पेपर्स के टुकड़ों को कॉर्नर में पड़े डस्टबिन में डालते हुए इशारे से पूछा कि वो क्या कहना चाह रही है। तब उर्मी जी ने नजरें झुकाते हुए कहा, अगर भगवान न करे मलय ने आज शादी नहीं की होती तो क्या आप सच में मुझे। दुख के मारे उर्मी जी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। तब बोस बाबू ने उनके पास आकर उनके आंसू पोंछे और अपनी हथेलियों के प्याले में उनके गाल भरते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं उर्मी, लेकिन तुम खुद सोचो, अरबों की संपत्ति इतनी छोटी चीज नहीं होती जिसके लिए कोई सख्त फैसला न लिया जा सके, जिसके लिए कोई कठोर कदम ना उठाया जाए। कहते हुए उन्होंने एक हल्के से झटके में उर्मी जी का चेहरा दूसरी तरफ करके छोड़ दिया और खुद एक बार फिर सामने रखे पेपर्स में गुम हो गए, जबकि बेइज्जती के एहसास से उर्मी जी का चेहरा सूख गया था। वो आंसू जिसे उन्होंने इतनी देर तक रोक रखा था बरस रहे थे। तभी मंडल काकू ने बाहर से तेजी से अंदर आते हुए कहा, बोधी, मलय बाबू आ गए। ये सुनते ही उर्मी जी ने झट से अपने पल्लू से आंखें रगड़ते हुए कहा, अच्छा मलय आ गया, आप आरती की थाल लेकर आइए। कहते हुए वो बाहर की तरफ लपकी। मेन गेट से ठीक सामने मलय को एक सलोनी सी लड़की के साथ खड़े देखकर जैसे उनके कदम अपनी चाल भूल गए थे। मन से जैसे एक हुक सी उठी। अपने इकलौते बेटे के ब्याह के कितने अरमान सजाए थे उर्मी जी ने, लेकिन सबकी जिद ने उनके सारे अरमान पानी कर दिए। अपने ख्यालों में उन्होंने अगले ही पल खुद को मन ही मन डांटते हुए एकदम से मलय को गले से लगाते हुए कहा, मलय खूब खूब बधाई तुम्हाके। फिर उन्होंने एक भरपूर नजर कौशिकी पर डाली। कौशिकी ने उनसे नजर मिलाते ही झुककर उनके पैर छुए तो उन्होंने झट से उसे गले से लगाते हुए कहा, बस बस बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, मेरी बेटी बनोगी ना। कौशिकी ने एक नजर मलय को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उर्मी जी ने स्नेह भरे दो बोल सुनकर कौशिकी को बरबस ही अपनी माँ की याद आने लगी। तब तक मंडल काकू आरती की थाल लेकर आ चुके थे। उर्मी जी ने मुस्कुराते हुए थाल अपने हाथों में लिया और अभी वो आरती उतारने ही जा रही थी कि तभी बोस बाबू की रौबदार आवाज में पूरा हॉल गूंज उठा, रुक जाओ उर्मी। सबकी सवालिया नजरें बोस बाबू पर जा टिकी थी। बोस बाबू एकदम से मलय के सामने आकर खड़े हो गए और कौशिकी को सख्त नजरों से घूरते हुए बोले, कौन है ये लड़की? मलय ने उनकी आंखों में सपाट नजरों से देखते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी कौशिकी मजुमदार। ये सुनकर बोस बाबू ने एकदम सख्त लहजे में कहा, देखो मलय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम्हें जिन लड़कियों के लिस्ट दिए थे उन लड़कियों में से इस नाम की कोई भी लड़की नहीं थी, फिर तुम ये किसे उठा लाए? मलय ने उन्हें अफसोस भरी नजरों से देखते हुए कहा, कल तक आपको इस बात की फिक्र थी कि मैं शादी कर लूं, और आज जब मैं शादी कर चुका हूं तो अब आपको प्रॉब्लम है कि मैंने इस लड़की से शादी क्यों की। आपकी बताई हुई लड़कियों में से किसी से शादी क्यों नहीं की
है ना? बोस बाबू का मलय का यूं जबान लड़ाना गुस्सा दिला रहा था। उन्होंने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, बस, चंद्रिका निवास का मालिक मैं हूं। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम में से जिस किसी को भी अपनी चलानी है वो ये घर छोड़कर जा सकता है। क्या तुम्हें एक बार भी इस लड़की से शादी करते हुए अपने खानदान और अपने स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं आया जो तुम किसी को भी बोस परिवार की बहू बनाकर ले आए? बात बिगड़ती देखकर उर्मी जी ने धीमे लहजे में बोस बाबू को शांत करते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहा है मलय, आपको इसकी शादी करानी थी, ये करके आया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये हमारी सिलेक्ट की हुई लड़की है या नहीं? उर्मी जी को वैसे बीच में बोलता देखकर बोस बाबू ने उन्हें उंगली दिखाते हुए कहा, चुप रहो तुम, एकदम खामोश। उन 18 लड़कियों में शहर के एक से एक नामी गिरामी और मशहूर खानदान की लड़कियां थी। अब उन 18 लड़कियों के अलावा अगर ये लड़का किसी और को ब्याह कर ले आया तो इसका मतलब यही है कि इसकी पसंद घटिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है उन 18 लड़कियों के अलावा पूरे कोलकाता में कोई लड़की इस लायक नहीं थी जो हमारे खानदान की बहू बन सकती। मलय ने हारे हुए लहजे में कहा, बाबा, ये हमारा स्टैंडर्ड, हमारे खानदान की बहू बनने वाला क्राइटेरिया, ये सब तब मैटर करता जब मैंने इससे शादी नहीं की होती। लेकिन अब जब मैं इससे शादी कर चुका हूं तो इन सारी बातों का क्या मतलब है? ये अरबों की प्रॉपर्टी आपके हाथ से जाने से बच गई ना? आपके लिए ये काफी नहीं है? ये सुनते ही बोस बाबू कुछ पलों के लिए खामोश हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, तुम्हारा वक्त पर शादी करना जरूरी था, वो तुमने कर लिया। हमारा जो मकसद था वो भी पूरा हो गया। लेकिन अगर तुम ये चाहोगे कि मैं इस सड़क से उठाई गई लड़की को अपनी बहू मान लूं तो ये नहीं हो सकता। कहकर बोस बाबू वहां से चले गए। उनके जाते ही मलय ने एक गहरी सांस ली और फिर कौशिकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इन बातों का बुरा मत मानना, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे। बाय द वे, ये मेरी माँ है, उर्मी बोस, और माँ ये कौशिकी। तब उर्मी जी ने अपनी आंखों से काजल निकालकर कौशिकी के कानों के पीछे लगाते हुए कहा, बहुत सुंदर है मेरी बहू। फिर उन्होंने दोनों की आरती उतारी और दोनों अंदर चले आए। तब उर्मी जी ने उन दोनों से कहा, तुम लोग अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि कौशिकी मलय के इशारे पर उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली आई थी। कमरे में पहुंचकर मलय ने ड्रॉअर से एक मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये अपने पास रखो, इस पर रोशनी का नंबर सेव्ड है, तुम जब चाहो रूही से बात कर सकती हो, उसे देख सकती हो। मलय इतना कहकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने वार्डरोब का दरवाजा खोला, वैसे ही सामने खड़ी कौशिकी को वार्डरोब के अंदर वाले हिस्से में एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई दिखी, जो कि कपड़ों की वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रही थी। कौशिकी अब तक खामोश सी थी, लेकिन उस तस्वीर को देखते ही उससे रहा नहीं गया और उसने हैरानी से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? इतना सुनते ही मलय तेजी से उसके पास आया और फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, बोस परिवार की बहू होने का ठप्पा लगाकर मेरे कमरे में तो चली आई हो। हालात ही कुछ ऐसे थे, लेकिन सपने में भी भूलकर मेरी असली पत्नी बनने का सोचना भी मत, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। तुमसे सारी सिक्योरिटी फैसिलिटी सब एक झटके में छीन लूंगा। तुम यहाँ हो तो सिर्फ 1 साल के लिए, इसलिए अपनी औकात कभी मत भूलना। मलय के शब्द थे या जैसे कोई पिघला हुआ शीशा जो जबरदस्ती कोई उसके कानों में उड़ेलता जा रहा था। अभी नीचे जो कुछ भी बोस बाबू ने कहा था, कौशिकी को बुरा तो वो सब भी लगा था, लेकिन सुबह से अब तक के वक्त में कौशिकी ने जितना मलय को जाना था, उसके बाद उसकी नजर में मलय की एक सॉफ्ट इमेज बन गई थी। लेकिन अब अचानक से मलय का इतना अजीब सा सख्त रवैया कौशिकी के समझ से बाहर था। उसे लगा जैसे वो एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में चली आई है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जो कुछ भी था, जैसा भी था, उसे इन हालात को फेस करना ही था, क्योंकि अब उसके सामने आगे कुआं, पीछे खाई जैसी नौबत आन पड़ी थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो रघु के गुंडों के हाथों लग गई तो फिर से उसकी जिंदगी खतरे में आ सकती थी।
वो एक गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। इतनी देर से इतनी भारी साड़ी कैरी करते हुए उसे एक अजीब सी थकान महसूस हो रही थी। उसने उलझन भरी नजरों में अपने कपड़े की तरफ देखा और बैग में रखे 2 कपड़ों में से एक सिंपल सा सूट निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अभी वो फ्रेश होकर निकली ही थी, तभी उसने देखा मलय तैयार होकर अपने बालों में कंघी कर रहा था। कौशिकी को बाहर आता हुआ देखकर उसने कहा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शायद शाम तक लौट आऊं या फिर कल सुबह भी हो सकती है। मैं तुमसे वापस आकर मिलता हूँ। कहकर वो कौशिकी को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर ही वहां से निकल गया। कौशिकी के पास उसे कुछ बोलने का हक भी तो नहीं था। वो खामोशी से चलते हुए बालकनी में चली गई। तभी उसके कान में बोस बाबू की आवाज सुनाई दी। वो शायद अपने कमरे की बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम में फंसा हूँ और तुम लोग हो कि तुम लोगों की अपनी मुसीबत खत्म ही नहीं होती। ऐसे किसी भी टॉपिक पर तुम लोगों को जो भी बात करनी है वो सतीश से करो। 1000 बार कहा है कि मुझे इन सब मामलों से दूर रखो। डायरेक्ट कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम ढंग से नहीं होता तुम लोगों से। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया, जबकि कौशिकी उनकी बातें सुनकर कुछ उलझ सी गई। अपने इतने औने पौने फैसले के बाद मलय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बाबा के कहने पर जो शादी की है उसे अब डील कैसे करे। इसी उधेड़बुन में वो पूरी रात घर से बाहर अपने एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। सुबह तक हार कर जब वो वापस घर पहुंचा तो मेन गेट के बाहर से उसे बोस बाबू के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस पर नजर पड़ते ही उन्होंने तेजी से उसके पास आते हुए कहा, ये लो आ गया भगौड़ी पत्नी के पतिदेव। मुझे तो पता ही था कि जो तुम सड़क की धूल को उठाकर माथे का तिलक बनाने चले हो उसका अंजाम बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं होने वाला। मलय ने बोस बाबू को ऐसे बिगड़ते हुए देखा तो परेशान होकर कहा, क्या हुआ है? आप कौशिकी के बारे में इस तरह क्यों बोल रहे हो? तब बोस बाबू ने गुस्से में कहा, रात के तीसरे पहर से गायब है तुम्हारी कौशिकी और तुम कहते हो कि तुम्हारी कौशिकी के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ? ये सुनकर मलय के ऊपर जैसे बिजली सी गिरी। क्या वाकई कौशिकी गायब हो गई है? ओ गॉड, कहीं मैंने ऐसे अनजाने में ही उस लड़की पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी? मलय अभी सोच ही रहा था कि तभी बोस बाबू ने आगे कहा, जाओ जाकर देखो कमरे में कुछ छोड़ा है या कीमती सामान भी लेकर गई है। कितना कहा था कि जिन लड़कियों की लिस्ट दी है उनमें से ही किसी को सिलेक्ट कर लो, लेकिन नहीं, नवाबजादे को एक्सपेरिमेंट करना था और तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरा ही घर मिला था। मलय के कानों में जैसे बोस बाबू की कोई आवाज जा ही नहीं रही थी। वो तो बस यही सोच रहा था कि आखिर कौशिकी जा कहाँ सकती है। तब तक उर्मी जी ने बोस बाबू को संभालते हुए कहा, अभी अभी तो वो आया है, आप प्लीज शांत होकर उससे बातें किया कीजिए। ये सुनते ही बोस बाबू ने उन्हें झिड़कते हुए कहा, तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे ही उकसावे का नतीजा है। हर गलत सही बात में बेटे को प्रोटेक्ट करने आ जाती हो। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने अभी इसकी शादी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है, वरना सोसाइटी में आज तो थू-थू हो जाती मेरी। उसे तो मुझे ही सहना पड़ता ना। उनकी बातें सुनकर उर्मी जी खामोशी से एक कोने में सिमट गई। बोस बाबू जब खूब बोलकर शांत हो गए तो मलय अपने कमरे में चला आया। उसने कमरे में आकर सबसे पहले कौशिकी को कॉल किया, लेकिन कई बार रिंग जाने के बावजूद भी कौशिकी ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौशिकी को कहाँ ढूंढे। फिर उसने हड़बड़ी में सब जगह तलाशी, लेकिन कमरे में रखा सारा कीमती सामान और कबर्ड में रखी मलय की ज्वेलरीज भी जैसे कि तैसी रखी हुई थी। मलय थक कर अपना माथा थामे वहीं बेड पर बैठ गया। रघु तड़के से उठकर अपनी ताजा ताजा बनी शिकार से मिलने निकलने लगा। अभी उसने दरवाजा बंद करके लॉक लगाने की कोशिश की ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी पीठ पर जोर की धौल जमा दी। रघु ने एकदम से पीछे पलटकर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि यशपाल था। रघु उसे देखते ही हड़बड़ाहट में बोला, यशपाल भाई तू यहाँ? यशपाल ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, हाँ, फोन पर तो तू मेरे हाथ आ नहीं रहा था,
तो मैंने सोचा तुझे दिल्ली ही आकर सामने से बात करता हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी और उस लौंडिया के चक्कर में परेशान होकर घूम रहा हूँ और तू है कि तुझे अपनी हीरोपंती से फुर्सत नहीं मिलती। रघु ने उसी तरह घबराए हुए लहजे में कहा, भाई मेरी बात सुन भाई, मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं। जैसे ही उस लौंडिया की खबर मिलेगी मैं सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। थोड़ा तो टाइम लगता है ना, उस पर ये सब भी पता नहीं है कि लड़की तेरे घर से निकल कर गई तो गई कहाँ, जिंदा बची भी है या नहीं। तब यशपाल ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, लौंडिया तो बड़ी सख्त जान है, इसलिए इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि मरेगी तो नहीं वो। अब बस ये देखना है कि आखिर गई है तो गई कहाँ। अरे साली को जाना था तो अकेले ही जाती, ऐसे रूही को लेकर भागने की क्या जरूरत थी। रघु ने उसे ठंडे पड़ते हुए देखा तो उसकी जान में कुछ जान आई और उसने यशपाल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, भाई मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं उसे ढूंढ कर निकाल लूंगा, बस तू मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे। लेकिन इस बार यशपाल की आंखों में देखकर ये लग रहा था कि जैसे वो कुछ फैसला लेकर आया है, इसलिए उसने एकदम कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, मुझे नहीं लगता भाई कि तू यहाँ दिल्ली में नए नए शिकार फांसने की तैयारी में रहेगा और लौंडिया अपने से चलकर तेरे पास आ पहुंचेगी। इसलिए ये ले 50,000 रुपए और कोलकाता जाकर ढूंढ निकालो उस लौंडिया को। साली मुझे जख्मी करके भागी है, एक बार तो उसको अपने हाथों से सजा देकर नर्क भेजना है। उसे भी तो पता चले कि उसने यशपाल से पंगा लिया है। रघु ने लपक कर उसके हाथ से वो पैसे लेते हुए कहा, ये तुमने बढ़िया काम किया यशपाल भाई। अब क्या है कि ये पैसे जब मेरे पास आ गए हैं तो मुझे अब कमाने खाने की टेंशन तो रहेगी नहीं। जो मैं ये सोचूं कि मैं कोलकाता चला जाऊंगा तो मेरी रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी। इसलिए अब तू देख ये तेरा भाई रघु कैसे सब काम निपटाता है। तेरी दिली तमन्ना मैं जरूर पूरी करूंगा। भाई लौंडिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कहते हुए उस रघु की ललचाई हुई नजर 50,000 की गड्डी पर टिकी हुई थी। लगभग 10:30 बजे होंगे जब बोस बाबू नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे। तभी हॉल में कौशिकी के कदमों की आहट सुनाई दी। हॉल से ही सटे डाइनिंग एरिया में बैठे बोस बाबू ने जैसे ही उसे देखा वैसे ही रौबदार आवाज में चीखते हुए बोले, ए लड़की वही ठहर जाओ। कौशिकी किसी अनजाने तूफान के डर से वही जम सी गई। बोस बाबू तेज तेज चलते हुए उसके पास आए और बोले, गार्ड ने बताया कि तुम सुबह 3 बजे ही यहाँ से निकल गई थी। क्या मैं जान सकता हूँ आखिर ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था जो तुम्हें उतनी सुबह उठकर घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई। कौशिकी एक तो पहले से ही कुछ घबराई हुई सी थी, उस पर बोस बाबू की घूरती हुई खूंखार नजरों ने उसे और भी नर्वस कर लिया था। उसने हकलाते हुए कहा, वो मैं तभी पीछे पीछे आई उर्मी जी ने जब उसे घबराते हुए देखा तो बोली, आप उसे अंदर तो आने दीजिए, हम बैठकर आराम से बातें करते हैं ना। उनकी बात सुनकर बोस बाबू ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा, तुमसे 1000 बार कहा है कि जब मैं किसी मामले में बात करता हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? अपने बेटे को तो बिगाड़ ही चुकी हो, ऐसे ही उसे डिफेंड कर करके। खैर 3 बजे रात को घर से गायब होने वाली लड़कियां अब संभली हुई तो नहीं हो सकती ना। उर्मी जी उनकी डांट सुनकर खामोश हो गई, जबकि अब बोस बाबू का ध्यान एक बार फिर से कौशिकी की तरफ था। मैंने पहले ही मलय को कहा था कि कहीं से भी उठाकर लाई जाने वाली 2 कौड़ी की लड़कियों के लक्षण ऐसे ही होते हैं। ये किसी शरीफ घर को बसाने के लायक नहीं होती। बाजारू लड़की। कौशिकी की अपने ऊपर इतना बड़ा लांछन सुनकर शॉक्ड रह गई, लेकिन बोस बाबू यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एकदम से कौशिकी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले जाते हुए बोले, मैं अपने घर में इस जैसी कुलक्षणी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है तुम वही लौट जाओ जहां रात के 3 बजे निकली थी। कहते हुए उन्होंने कौशिकी को एकदम से बाहर की तरफ धकेल दिया। कौशिकी को लगा अब वो नीचे जमीन पर गिरने ही वाली है। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे एकदम से थाम लिया। कौशिकी ने नजर उठाकर देखा, सामने मलय था। उसके आंखों में बोस बाबू के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने गुस्से से कांपते हुए लहजे से कहा, कौशिकी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी बाबा।
बोस बाबू ने उसे ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा तो खींचते हुए बोले, रात 3 बजे की निकली हुई इस लड़की को तुम डिफेंड कर रहे हो मलय? किसे पता है कि ये उस वक्त से कहां गायब थी? मलय ने कौशिकी पर एक नजर डाली और बोला, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौशिकी इतनी देर तक कहां गायब थी। ये सुनकर बोस बाबू के साथ साथ खुद कौशिकी भी चौंक सी गई। देखो मलय, ये लड़की इतनी चालाक है कि ये तुम्हें भी मैनिपुलेट करने लगी है, लेकिन मेरी आंखों पर तुम्हारी तरह कोई पट्टी नहीं चढ़ी। मैं इस जैसी लड़की को अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मलय से बोस बाबू की बातें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने एकदम से कुछ सख्त आवाज में कहा, बस कीजिए बाबा, इनफ इज इनफ। मैं तब से सुन रहा हूं कि आप बगैर सच जाने हुए कौशिकी को अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। कौशिकी कहीं इधर उधर नहीं गई थी। उसने इस घर की, इस खानदान की शाख बचाने के लिए इस घर के कदम बाहर निकाले थे। मेरे एक एम्प्लॉय की बेटी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उसने मुझे कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन आउट ऑफ रीच था। इत्तेफाक से वो कौशिकी से पहले मिल चुकी थी, इसलिए उसने मदद के लिए कौशिकी को कॉल लगाया और कौशिकी ने उतनी रात में किसी को डिस्टर्ब किए बगैर हॉस्पिटल पहुंचकर उसकी मदद की। मलय एक ही सांस में सब कहता चला गया, जबकि ये सब सुनकर जहां कौशिकी की आंखों में अब भी हैरानी के भाव थे, वही उर्मी जी के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया था और बोस बाबू बिल्कुल खामोश हो गए थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर अब वो कौशिकी के खिलाफ कैसे मलय को भड़का सकते हैं। मलय कौशिकी का हाथ थामे अपने कमरे में चला आया। कौशिकी ने उसे कुछ पलों तक गौर से देखते हुए कहा, आपको ये सब किसने बताया? मलय ने कुछ शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, वो मैंने रोशनी को कॉल किया तो उसने बताया कि रूही को तेज बुखार आ गया था। कौशिकी ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से थके हुए अंदाज में बेड पर बैठी। कमरे में एकदम से सन्नाटा सा छा गया। तब मलय ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे फोन अपने पास रखना चाहिए था। कौशिकी का दिल चाहा कि वो एकदम से फटकर रो पड़े। मन ने जैसे भीतर ही भीतर सिसकियां लेते हुए खुद से कहा, कितने दिलासे, कितने वादे किए थे उन्होंने, लेकिन आज एक दिन में ही पता चल गया कि ये कहाँ तक अपनी बातें पूरी करने वाले हैं। लेकिन उसने होठों से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि एक तंज भरी होठों पर सजाए हुए बोली, कोई बात नहीं मिस्टर बोस, रूही मेरी जिम्मेदारी है तो उसे मुझे ही निभाना है। आपका मुझ पर इतना ही एहसान काफी है कि आपने मुझे और रूही को सिर छुपाने के लिए एक सेफ जगह दी है। इससे आगे मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कौशिकी के लहजे में कुछ ऐसा था कि मलय को एक अजीब से एहसास ने घेरा। वो खामोशी से बाहर निकलकर ऊपर चला गया। कौशिकी अभी कमरे में बैठी हुई थी कि तभी खिड़की पर एक साया सा नजर आया। कौशिकी ने एक पल को समझाया कि जैसे घर का कोई आम आदमी होगा, लेकिन जब अचानक से उसकी नजर उस साये पर गौर से पड़ी तो वो एकदम से डर गई। उसने डरते हुए एकदम से दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उससे पहले ही वो साया एकदम से खिड़की से कूदकर उसके कमरे में आ पहुंचा। कौशिकी चिल्लाती उससे पहले ही उस साये ने पीछे से कौशिकी का गला पकड़ते हुए कहा, क्या सोचा था, कहीं भी जा छुपेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? यशपाल नाम है मेरा, और ये यशपाल तेरे एक एक गुनाह का बदला अभी के अभी देगा तुझे। साली मुझे मार कर भाग आई और उस पर मेरी बेटी को भी ले आई। साली कुतिया, तेरा तो वो हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेगी। कहकर उसने कौशिकी की गर्दन को एक झटका दिया। कौशिकी को ऐसा लगा जैसे उसके बदन से उसकी रूह निकाल दी हो। उसने आंखें भींचे हुए ही पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की। तभी उसे मलय की आवाज सुनाई दी, कौशिकी, कौशिकी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कोई सपना देखा क्या? कौशिकी ने एकदम झट से आंखें खोली तो उसने खुद को बेड पर कॉर्नर पर सिर रखे हुए पाया। नींद में उसकी चुन्नी कब पैरों में दबकर गर्दन पर खिंचाव पैदा करने लगी थी, उसे पता ही नहीं चला। रात भर की जागी हुई कौशिकी के अंतर्मन में छुपा डर सपना बनकर उसकी आंखों में आ गया था। पसीने से तरबतर कौशिकी अब भी खुद को यकीन दिला रही थी कि उसने अभी अभी जो यशपाल को देखा वो एक सपना था, जबकि उसे ऐसे हैरान परेशान देखकर
मलय ने वही टेबल पर पानी का ग्लास लाकर उसके सामने रखा और फिर कहा, आर यू ऑल राइट? ये लो, पानी पियो। कौशिकी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और धीरे से उसके हाथों से ग्लास लेकर एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। मलय उसे कुछ रिलैक्स्ड होता देखकर शॉवर लेने जाता है, जबकि कौशिकी का मन अतीत के भंवर में गोते लगाने लगता है। वो रघु के साथ अपने घर से भाग आई थी। रघु जो एक दिन उसे यूं ही कॉलेज के बाहर मोमोज वाले भैया के ठेले के पास नजर आया था। शांत, बेहद हैंडसम से रघु में कुछ तो ऐसी बात थी जो पहली ही नजर में कौशिकी को वो भा गया था। और फिर मंझे हुए खिलाड़ी रघु को 20 साल की कौशिकी को शीशे में उतारने में 1 महीना भी नहीं लगा। कितनी खुश थी वो उस दिन। वो एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े और कुछ पैसे रखकर ट्रेन में रघु के साथ बैठी हुई। रघु के हवा के झोंके से उड़ते हुए उसके बालों को संवारते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना कौशिकी। देखना, जब हम शादी करके माँ बाबा से आशीर्वाद लेने जाएंगे ना, तो वो जरूर हमें अपना लेंगी। मासूम सी कौशिकी ने दबे लहजे में कहा, हाँ मुझे भी यकीन है, लेकिन न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बार माँ बाबा से शादी की बात करके तो देखते। क्या पता वो अभी भी मान जाते और हमें ऐसे दर दर भटकने की नौबत नहीं आती। तब रघु ने उसे जल्दी से कहा था, तुम्हें जानिश ना, अभी मैं कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूँ और कोई भी माँ बाबा अपनी बेटी को किसी बेरोजगार के साथ क्यों बहाना चाहेंगे, और कोई भी माँ बाबा अपनी बेटी को किसी बेरोजगार के साथ कैसे रहने दे सकते हैं। इसलिए 1-2 महीने में मैं कोई ना कोई काम ढूंढकर कम से कम तुम्हारे माँ बाबा के सामने कुछ तो लायक दिखूंगा। कुछ तो उम्र का दखल था, कुछ रघु के एहसास का जादू। कौशिकी को उसकी बातें लॉजिकल लग रही थी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी मलय वॉशरूम से बाहर निकल आया और उसे अब ऐसे बैठे हुए देखकर कुछ चौंक सा गया। फिर उसने ऑफिस के लिए तैयार होते हुए कौशिकी से कहा, पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन ये सवाल मुझे हर बार परेशान कर रहा है। कौशिकी ने ये सुनकर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब मलय ने कुछ ठहरे हुए लहजे से कहा, आखिर वो गुंडे हैं कौन जो तुम्हारे पीछे लगे हैं, और उस दिन बार में तुम जिस शख्स से मदद की गुहार लगा रही थी, उसने तुम्हें किसी भी मदद के लिए मना क्यों किया? ये सवाल सुनकर कौशिकी का दिल धक्के में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मलय को क्या जवाब देना चाहिए, जबकि मलय की नजरें लगातार उसके चेहरे पर जवाब की तलाश में अटकी हुई थी। मलय ने कौशिकी को ऐसे जवाब देने के बजाय खामोश देखा तो उसे टोकते हुए बोला, तुम बता नहीं पा रही या फिर बताना नहीं चाहती हो? अभी मलय पूछ ही रहा था कि तभी कौशिकी की नजर कबर्ड पर गई और जैसे उसे अचानक से जवाब सूझ गया, उसने एकदम से मलय की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बताना नहीं चाहती। क्या पर्सनल लाइफ सिर्फ आपकी ही हो सकती है, मेरी नहीं? और वैसे भी हम एक एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं। एक दूसरे के बारे में जितना कम जानेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। कहकर कौशिकी ने अपना पिलो जगह पर रखा और फिर लेट गई, जबकि मलय उसकी इस बात से जैसे तिलमिला कर रह गया। उसे अच्छी तरह से एहसास था कि कौशिकी ने ये कहकर उससे पहले के दिन का बदला लिया है, जब उसने कौशिकी को शोभना के बारे में कुछ भी पूछने से मना कर दिया था। मलय अभी तैयार होकर निकल ही रहा था कि तभी कौशिकी ने धीरे से कहा, मुझे रूही को देखने के लिए फिर से हॉस्पिटल जाना होगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि फिर से कोई बात ना बने। मलय ने दरवाजे से बिना मुड़े हुए ही जवाब दिया, ओके, मैं माँ को कह दूंगा। कहकर मलय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कौशिकी ने एक गहरी सांस ली। आंखों के आगे अब भी रूही का बुखार से तपता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। रूही को उस हालात में देखकर उसे बार बार बस एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि कहीं उसने रूही को अपने साथ लाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। आखिर किस हक से मैं रूही को यहाँ लेकर आई हूँ? लेकिन इतने दिनों में जिस तरह से रूही को मेरी आदत लग चुकी है, अब उसके बाद मैं चाहकर भी उसे यशपाल और अम्मा के भरोसे छोड़कर भी तो नहीं आ सकती। रूही आधे घंटे के लिए मुझे ना देखती
तो इतनी बेचैन हो जाती थी। ऐसे में मैं उसे वहां कैसे छोड़कर आ सकती थी? सोचते हुए कौशिकी की आंखों में आंसू आ गए। रूही कौशिकी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी और शायद यही वजह थी जो रूही की तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि इस दौरान उसने देखा कि रोशनी ने रूही का बेहद अच्छे से ध्यान रखा था, लेकिन फिर भी रूही से उसकी अटैचमेंट ही इस तरह थी कि वो कौशिकी से इतनी दूर तक दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार हो गई। कौशिकी शाम में रूही से मिलने के लिए निकल गई थी। वापसी में उसने रोशनी को कह दिया था कि अगर रूही की आंख खुले तो वो वीडियो कॉल पर कौशिकी से उसकी बात करवा दे। हालांकि ममता से भरा उसका दिल ये चाह रहा था कि कम से कम आज के लिए वो रूही के पास ही रुक जाए, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। मुझे अभी पूरे 1 साल ऐसे ही रूही से दूर रहना है। अब ऐसे में अगर उसे मेरी आदत लगने लगी तो ये सब कुछ काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि रूही धीरे धीरे मेरी आदत छोड़ दे। यही मेरे लिए और उसके लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। ये सोचते हुए कौशिकी चंद्रिका निवास के लिए अभी टैक्सी में बैठी ही थी कि तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। अरे कौशिकी बिटिया, तुम यहाँ? कैसी हो? कौशिकी ने पलटकर देखा तो सामने वकील अंकल का चेहरा देखकर बरबस ही इसके होठों पर स्माइल बिखर आई। उसने झट से वकील अंकल के पैर छूते हुए कहा, मुझे 3-4 दिन हुए हैं आए हुए। आप कैसे हैं अंकल? वकील साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम वापस आ गई हो? कौशिकी ने इस सवाल पर अपनी नजरें झुका ली। वकील साहब ने उसे ऐसे खामोश होते हुए देखा तो बोले, किसी रेस्टोरेंट में चले, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कौशिकी ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली तो वहां 8:30 बजने को थे। उसकी आंखों से बोस बाबू का गुस्से भरा चेहरा उभर आया, लेकिन वो वकील साहब की बातों को टाल भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने हामी भरते हुए कहा, हालांकि मुझे अभी जल्दी कहीं निकलना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। वकील साहब उसे वहीं पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले चले आए। आमने सामने बैठकर दोनों ही एक दूसरे के सामने खामोश थे। तब वकील साहब ने बोलना शुरू किया, उम्मीद है तुम्हें अब तक मिस्टर एंड मिसेस मजुमदार के बारे में पता चल ही गया होगा। कौशिकी ने मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाया और सिसकते हुए बोली, मैं अपनी इस गलती के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अंकल। तब वकील साहब ने माहौल हल्का करने के लिए बात बदलते हुए कहा, तो और सुना, यहाँ वापस लौटकर किसी से मुलाकात हुई? कौशिकी ने कहा, बड़ी मुश्किल से मुझे देवदत्त काकू का पता मिला था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया था। तब वकील साहब ने चौंकते हुए पूछा, क्या देवदत्त से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? कौशिकी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया वो मेरे लिए काफी शॉकिंग था। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और उस गलती की सजा माँ बाबा को भुगतनी पड़ी, लेकिन देवदत्त काकू ने ऐसा क्यों किया, जैसे कि उनसे मेरा कोई रिश्ता ही ना हो। न जाने कौशिकी की बातों में ऐसा क्या था कि वकील साहब कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। कौशिकी ने फिर अचानक से ही याद करते हुए कहा, आप मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाले थे, है ना वकील अंकल? तब वकील साहब ने जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए जवाब दिया, बातें तो बहुत सारी है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी हम वो सारी बातें करने में लग गए तो तुम्हें काफी देर हो जाएगी। तो तुम ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रख लो और जब तुम्हें मौका मिले तो तुम मुझे कॉल कर लेना। वैसे अभी तुम हो कहाँ पर? ये सवाल सुनते ही कौशिकी सोच में पड़ गई। वो वकील अंकल को क्या बताए कि उसने एक एग्रीमेंट पर शादी की है और अभी वो शहर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मलय बोस की पत्नी है। वकील साहब ने उसे ऐसे खामोश देखा तो पूछा, तुम ठीक से रह रही हो ना कौशिकी? कोई दिक्कत तो नहीं? कौशिकी ने झट से इनकार करते हुए कहा, हाँ वकील अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी तुम कहाँ रह रही हो? वकील साहब ने दोबारा से पूछा तो कौशिकी ने जल्दी से कहा, एक वुमेन हॉस्टल है, वहीं रह रही हूँ। वकील साहब ओके कहते हुए उठे और फिर कौशिकी को एक बार फिर से कॉल करने का बोलकर वहां से निकल गए।
कौशिकी घड़ी में वक्त देखते हुए तेजी से चंद्रिका निवास की तरफ बढ़ गई, जबकि वकील साहब कुछ देर तक वहीं पर कुछ सोचते हुए खड़े रह गए। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि देवदत्त था। देवदत्त की आवाज सुनते ही वकील साहब ने कुछ धमकाने वाले अंदाज में कहा, कैसे हो देवदत्त? सुना है आजकल ऊंची उड़ान भरने की फिराक में हो। देवदत्त ये सुनते ही घबरा सा गया। फिर उसने हकलाए हुए लहजे में कहा, आप क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? मैं भला कौन सी ऊंची उड़ान भर लूंगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।